गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज कोरोना महामारी के इस वैश्विक आपदा में पुनः एक बार हमारे एक नए टॉपिक के साथ में एनर्जाइज होने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं आप बेहतरी से रह रहे होंगे, अपने परिजनों, प्रियजनों और अन्य शुभचिंतकों का ख्याल रखें, खुद महफूज रहें और वर्चुअल माध्यम के द्वारा अपने आप को जो है लगातार बूस्टअप करते रहें, क्योंकि वे जब महामारी ख़त्म होगी, इस समय सबसे बड़ी चीज़ है महामारी से मुकाबला करना और अपनी पढ़ाई को भी लगातार जारी रखना। तो जब ख़त्म होगी तो फिर मूल्यांकन इस आधार पे नहीं होगा कि महामारी में आपकी पढ़ाई हुई या नहीं। जिसको जितना आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे एकेडमिक्स के एग्ज़ाम हो, सब में उसका असेसमेंट उसी आधार पे होगा। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है। वैसे एक अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में, हिंदू काल के अकबर के रूप में और काव्य के हर्ष के रूप में अभिहित किए जाने वाले हर्षवर्धन 7वीं सदी के प्रथम अर्धांश के महानायक थे। रियल अर्थों में देखा जाए तो वैसे तो इंडियन हिस्ट्री है वो रेगुलर होती है और उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन कालक्रम और राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर जब हमने विभाजन किया इतिहास का, तो उसमें 3 भाग हमने बनाए। तो प्राचीन भारत का जो वैभवकाली इतिहास है, या जिसको हम सांस्कृतिक उच्चता या हिंदू संस्कृति की उच्चता का काल कहते हैं, तो वो हर्षवर्धन तक आके समाप्त हो जाता है। उसके बाद में भी कुछ हिंदू राजा हुए हैं, लेकिन उनका प्रभाव कुछ अन्य राजवंशों के साथ संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में है और केंद्रीय सत्ता का जितना विस्तार एक उत्तर भारत में जिस राजा का रहा अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में हर्ष का, उतना किसी और का नहीं रहा। इसलिए इस मायने में हर्षवर्धन जो है उसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। मध्यकाल में मुस्लिम संस्कृति और मुस्लिम राजाओं का इतिहास रहा है, प्राचीन में हिंदू सम्राट और हिंदू संस्कृति का इतिहास रहा है। आधुनिक काल जो है उसमें अंग्रेजी संस्कृति और उनका एम्पेरियलिज्म का इतिहास रहा है। तो इस तरीके से मोटा मोटी तौर पे इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और प्राचीन भारत की अंतिम वैभवशाली राजा हर्षवर्धन के बारे में, इनका जो शासन है वो 606 से लेकर 47 तक था। हर्षवर्धन जो है वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में शासक बने थे। हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो ये थानेश्वर या स्थानीश्वर नामक स्थान पर इनके पूर्वज जो हैं वो पुष्यभूति राजवंश के रूप में शासन करते थे, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका सरनेम है वो वर्धन था। इनके पिताजी जो थे वो प्रभाकर वर्धन थे, इनके भाई राज्यवर्धन, इनकी बहन राज्यश्री। राज्यश्री का ससुराल है वो कन्नौज में था और इनके दुश्मन जो थे वो मालवा के गुप्त, उत्तर गुप्त और गौड़ जो बंगाल के जो हैं वहाँ के शासक शशांक थे। शशांक और जो देवगुप्त थे उन्होंने एक संगठन बनाया। ग्रहवर्मा जो इनके बहनोई थे, तो वर्धन वंश प्लस कन्नौज का जो ग्रहवर्मा था उनका गुट, और उसके सामने दूसरा गुट था शशांक और देवगुप्त का। प्रारंभिक तौर पर इनका विरोधी गुट प्रभावी होता है और इस गुट में राज्यवर्धन जो इनके बड़े भाई थे उनकी और इनके बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है। इनके पिता हैं वो अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। इनकी माता जो है वो पिता की मृत्यु की संभावना से पूर्व ही अग्नि में जल के मर जाती है। उनकी बहन वैधव्य जीवन को न भोगने की अभिप्सा में जंगलों में भागती है, लेकिन दिवाकर और बहन के मार्मिक निवेदन के आधार पर कन्नौज को संयुक्त रूप से अपने साम्राज्य की राजधानी बनाते हुए दोनों भाई सह शासक के रूप में विराजमान होते हैं। और इस तरीके से हर्ष ने 606 में समस्त परिस्थितियों पर काबू पाने के एक नई शुरुआत की। कन्नौज को राजधानी बनाया। थानेश्वर इनका मूल स्थान था, लेकिन बहन के आग्रह को ना पूरा पाने के कारण कन्नौज इनका कैपिटल स्पॉट बना। 606 में इनका राज्याभिषेक हुआ और इसी को उन्होंने हर्षवर्धन के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। हर्षवर्धन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गौड़ शासक शशांक को पराजित करना और उत्तर भारत में जो बिखरी हुई सत्ताएं थी, जो गुप्तों के पतन के बाद में एक कमोबश
केंद्रीकृत सत्ता का अभाव महसूस कर रही थी, उसको वापस केंद्रीकृत करना। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। वहीं बैठ जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं हुआ और इस कारण से हर्षवर्धन जो थे उन्होंने एक मुहिम चलाई और उसको हम क्रमशः डिस्कस करते हैं। तो हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करते हैं। हर्षवर्धन जो थे उनकी राजनीतिक उपलब्धि सबसे बड़ी जो है वो ये है कि कन्नौज को कैपिटल स्पॉट बनाया। थानेश्वर में ये थे ही। इसके अलावा इन्होंने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो ये किया कि इन्होंने हर्षवर्धन ने गौड़ शासक को पराजित 619 ईस्वी तक नहीं किया, यानी शशांक जो थे उनकी मृत्यु के बाद ही हर्षवर्धन जो है वो बंगाल का जो प्रदेश था उसको काबिज कर पाए और इसके लिए इन्हें कामरूप के शासक भास्कर वर्मन की मदद लेनी पड़ी और उन दोनों ने मिलकर गौड़ प्रदेश को विजित किया, जिसमें आधा प्रदेश जो है वो पश्चिमी बंगाल का पार्ट है वो हर्षवर्धन को मिला और पूर्वी बंगाल जिसमें आसाम वगैरह थे वो भास्कर वर्मन को मिला। तो इस तरीके से बांग्लादेश वाला पार्ट आप बोल सकते हैं। तो आधा गौड़ प्रदेश इन्हें भास्कर वर्मन की मदद से मिला। और इसके अलावा बांसखेड़ा ताम्रपत्र और मधुबन ताम्रपत्र के द्वारा हमें पता चलता है कि इनके पास अहिछत्रपुर भुक्ति जो थी, जो उत्तर प्रदेश में थी और वो इनके पास में थी। तो यूपी का कुछ पार्ट भी इनके पास में रहा है। और अगर हम बात करते हैं वल्लभी के शासक थे, उनकी मदद से इन्होंने जो पुलकेशिन सेकंड थे उनको पराजित करना चाहा और इसलिए वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के साथ इन्होंने अपनी बेटी का वैवाहिक संबंध स्थापित किया। हालांकि हर्षवर्धन पुलकेशिन सेकंड को पराजित करने में कामयाब नहीं हुए और 630 से और 35 के बीच में संभवतः ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पे हुआ जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुए। इसका उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति जो रवि कीर्ति जैन के द्वारा रचित है, जो पुलकेशिन द्वितीय के आश्रित थे, उन्होंने इसमें उल्लेख किया है कि शकलोत्तर पतनाथ के रूप में हर्षवर्धन का उल्लेख किया है, जो संपूर्ण सकल उत्तर जो भाग था उसके वो स्वामी थे। लेकिन ये दक्षिण में नहीं जीत पाए, यानी नर्मदा इनका दक्षिणी सीमा रही और ऐहोल जो है वो इस बात की पुष्टि करता है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार साउथ में नहीं हुआ, क्योंकि वातापी के चालुक्य शासक थे जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैले हुए थे। तो इनका ये अभियान फ्लॉप हो गया। लेकिन फिर भी उत्तर भारत में ये लगभग हरियाणा है, दिल्ली का कुछ भाग है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भाग है, पश्चिमी बंगाल है, कांगोद है, उड़ीसा है। इस पूरे एरिया में हर्षवर्धन का एक बेहतरीन साम्राज्य का विस्तार था, जो देखा जाए तो गुप्तों के पतन के बाद भी सबसे बड़ा साम्राज्य नॉर्थ इंडिया में इन्हीं का रहा। राजनीतिक उपलब्धियों में देखा जाए तो हर्षवर्धन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। हर्षवर्धन के समय सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, एक चीनी पिलग्रिम था जिसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं, उसका नाम वेनसांग था। वह 629 से लेकर 645 तक भारत की यात्रा पे रहा और इस दौरान उसने लगभग सभी राज परिवारों और चोर उच्चकों से मुलाकात की और ज़मीनी स्तर पर उसने भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया और उसकी रचना सियुकी के नाम से, जो पूर्वी देशों की यात्रा के नाम से संपादित की गई, उसमें हमें 7वीं सदी के पूर्वार्ध का एक बेहतरीन दर्पण के रूप में जो है आभास होता है कि जो 7वीं सदी का पूर्वार्ध था उसमें भारत की स्थितियां कैसी थी। लगभग वेनसांग ने सभी का वर्णन किया है, क्योंकि वेनसांग लगभग आप देख सकते हैं कि जैसे थानेश्वर भी गए, कन्नौज भी गए और ये पाटलिपुत्र भी गए, नालंदा में भी स्टडी करके आए, कांची में अध्ययन करके आए और वल्लभी में भी ये अध्ययन करने के लिए गए, जालंधर के शासक जयगुप्त के यहाँ भी गए थे। इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी मार्ग से आए और उत्तर पश्चिमी मार्ग से निकलने वाले वेनसांग ने अपनी रचना में हर्षवर्धन की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन करते हुए इसे सांस्कृतिक सम्राट कहा
और इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ाई भी कर दी, क्योंकि वो भी बौद्ध धर्मावलंबी था और हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्मावलंबी था। इसलिए कुल मिलाकर इनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, जिसके अंदर ये डोनेशन देते थे, नालंदा को इन्होंने बाकायदा 200 गाँव का दान दिया था। इन्होंने 643 में जो है कन्नौज धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। 644 में इन्होंने प्रयाग महामोक्ष परिषद जो दान के लिए आयोजित होती थी उसका आयोजन किया। इसके अलावा इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। प्रारंभिक तौर पर ये शैव धर्मावलंबी थे। कश्मीर के शासक से इन्होंने बुद्ध का दांत बलपूर्वक प्राप्त किया, और इसके अलावा परम सौगत की उपाधियां भी जो है इन्हें बौद्ध धर्मावलंबी के रूप में इनकी पुष्टि करती है। और देखा जाए तो हर्षवर्धन जो थे वो साहित्य के सम्राट थे। इन्होंने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे। इनके दरबार में बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी, और वेनसांग ने सीयू की लिखी, मयूर ने सूर्य शतक लिखा। तो इसके साथ ही धन्यवाद आप सभी को, आप जुड़े और इस चीज़ को आप बहुत समराइज रूप में लगभग मोटी मोटी बातें मैंने सारी बता दी हैं। इन्हीं का जब हम लाइनर थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं तो इसमें बेहतरीन बातें निकल के आती हैं। थैंक यू।